हम बात करने वाले हैं क्विल्स के बारे में। ये कहानी है एक राइटर की, जिसे दुनिया में अगर कोई चीज सबसे प्यारा है तो वो है उसकी लिखावट। इसीलिए वो दिन भर कहानियां लिखते रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी कहानियां बाहर आती हैं, तब इस चीज को देखने के बाद सरकारी लोग बौखला जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस राइटर की कहानियां बहुत ही गंदी होती है और उसकी कहानियों में सिर्फ और सिर्फ हवस होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय का दृश्य आता है और यहाँ पर हमें कत्लेआम देखते हैं, जहाँ पे बारी बारी से लोगों को मारा जा रहा होता है और यहीं पर एक मासूम लड़की है और अब उसकी बारी है। फिर उसे भी जमीन पे लिटाया जाता है और एक ही बार में उसके भी सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और यह मंजर बहुत ही भयानक होता है। तभी यहाँ पर हम एक राइटर को देखते हैं जिसका नाम है मार्किस, और फिर हमें पता लगता है कि ये कहानी मार्किस लिख रहा था। और अब यहाँ से समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने एक पागल खाने का दृश्य आता है और यहीं पर हम मैडलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सबके गंदे कपड़ों को ले करके धोती है और वो यहाँ पे काम करती है। और अब वो पहुँचती है मार्किस के सेल के पास। तब हम देखते हैं कि मार्किस अभी भी कहानी लिख रहा है, लेकिन अब मार्किस कुछ पन्नों को ला करके देता है यहाँ पे मैडलिन को और हमें पता लगता है कि मार्किस पे बैन लगा दिया गया है और अब वो कभी भी कहानी नहीं लिख पाएगा। और अगर वो लिखता है तब उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि उसकी कहानियां बहुत ही गंदी होती हैं। इसीलिए सरकार ने उस पर नजर रखा हुआ है कि उसकी कोई भी कहानी पब्लिश ना हो सके। लेकिन मार्किस ने अपनी कहानियों को बाहर भेजने का रास्ता निकाल लिया है। वो अपनी कहानियां लिख के मैडलिन को देता है और मैडलिन वो कहानियां ले आकर के बाहर दे देती है। और जो आदमी इन कहानियों को लेकर के जाता है वो मैडलिन को कुछ पैसे भी देता है, जिससे मैडलिन भी खुश हो जाती है। और मैडलिन जब भी अपनी कहानियों को लेकर के जाती है, यहाँ पे घोड़े पे सवार होकर के एक आदमी आता है और वो इन कहानियों को लेकर के चला जाता है और देखते ही देखते सारी की सारी कहानियां फिर से पब्लिश होने लगती हैं। लेकिन ये किताबें हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, इन्हें लोग छुपा छुपा कर बेचते हैं। लेकिन इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि सारे लोग इन कहानियों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो सब भी इन्हें छुप छुप कर पढ़ते हैं। लेकिन अब ये कहानियां फिर से पहुंच जाती है यहाँ के सरकारी अधिकारियों के पास और जैसे ही वो उन कहानियों को पढ़ते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ मार्किस ने लिखा है और वो नहीं चाहते कि देश में ऐसी गंदगी फैले, क्योंकि इन कहानियों को पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग में ऐसे ही ख्याल आएंगे। इसीलिए सबसे पहले ये लोग सारे की सारी किताबों को जला देते हैं। लेकिन इन किताबों को जलाने के बाद भी इन्हें चैन नहीं मिलता। तब यहाँ का अधिकारी कहता है कि जल्दी से जल्दी मार्किस को मार गिराओ। तब इन बातों को सुनने के बाद पास के लोग कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्किस एक गंदी नाली का कीड़ा है और वो गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है, लेकिन अगर हमने उसे मरवा दिया तब उसका नाम इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। लेकिन वैसे गंदे आदमी का नाम कभी भी इतिहास के पन्नों में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारे पास एक दूसरा रास्ता है। और इतना कहने के बाद ये लोग नाम लेते हैं डॉक्टर रॉयल कोलार्ड का। कोलार्ड पागलों को ठीक करता है, लेकिन वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उसे देख करके पागल कांपने लगते हैं। इसीलिए ये लोग अब निश्चय करते हैं कि अब ये लोग उसे भेजेंगे उसी पागल खाने में जहाँ पे मार्की रहता है और तब कोलार्ड उसे टॉर्चर करेगा और टॉर्चर करने के बाद उसे मौत के घाट उतार देगा। और हम देखते हैं कि कोलार्ड सच में ऐसा है, वो अपने मरीजों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। इसीलिए अब कोलार्ड निकल पड़ता है उस पागल खाने के लिए। तभी हम मैडलिन को देखते हैं और मैडलिन के पास यहाँ पे एक प्रीस्ट होता है जिसका नाम है कोलमीर, और कोलमीर भी इसी पागल खाने में रहता है और पूरे पागल खाने की जिम्मेवारी उसी की है। और मैडलिन को पहले लिखना पढ़ना नहीं आ रहा था, लेकिन कोलमीर उसे सारी की सारी चीजें सिखा रहा है। इसीलिए मैडलिन भी बहुत खुश है। और जैसे ही मार्की की कहानी बाहर आती है, मैडलिन उन कहानियों को अपने दोस्तों के सामने पढ़ने लगती है और उसकी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे सुनने के बाद अब मैडलिन के दोस्त भी चकाचौंध रह जाते हैं। और अगली सुबह मैडलिन फिर से जाती है सारे के सारे कपड़ों को समेटने के लिए। तब मार्किस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने सेल के अंदर बुलाता है। तब मैडलिन उसे पैसे देती है और ये वो पैसे हैं जो पब्लिशर्स ने दिए थे मैडलिन को, जिन पैसों पे मार्किस का हक है। तब मार्किस उन पैसों को रख लेता है और उनमें से थोड़े से पैसे देता है मैडलिन को। तब मैडलिन कहती है कि पब्लिशर कह रहा था कि उसे और कहानियां चाहिए, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तब मार्किस कहता है कि मैंने एक कहानी लिख दी है, लेकिन मैं ये कहानी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दूंगा। फिर मैडलिन कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे किस चाहिए, हर एक पन्ने के लिए। फिर इन बातों को सुनने के बाद मैडलिन हंसने लगती है और मार्किस यहाँ पे किस करते रहता है मैडलिन को और वो एक एक करके सारा पन्ना देते रहता है और वो यहाँ पे मैडलिन को छूने भी लगता है। और आखिरी पन्ना देने से पहले वो मैडलिन को कहता है कि अब तुम्हें मेरे लैब पे बैठना पड़ेगा, और मैडलिन बैठ भी जाती है। तो फिर से उसे मार्किस छूने लगता है। तभी यहाँ पे कुलमीर आ जाता है और उसे देखने के बाद इन सारे के सारे पन्नों को मैडलिन लेती है और कुलमीर से छुपाती हुई यहाँ से चली जाती है। तब कुलमीर बातें करने लगता है मार्किस से और उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर हो और तुम्हारी कल्पना शक्ति कमाल की है, तुम बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन अपने आप को ऐसे सजा मत दो कि तुम्हारी कहानियां बैन होती रहे। तो
तब मार्किस कहता है कि मुझे सिर्फ यही सब लिखना पसंद है और मैं यही लिखूंगा और मुझे ये सब लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब कुलमीर भी यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे आते हैं डॉक्टर कोलाट और कोलाट कुलमीर को बताते हैं कि अब वो यहाँ के नए इंचार्ज हैं और सारे के सारे मरीजों का अब वो उपचार करेंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद कुलमीर समझ नहीं पाता है और कहता है कि आप यहाँ पे आखिर क्यों आए हैं। तब कोलाट बताता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मार्किस ने क्या किया है। उसने एक और नई कहानी लिख दी है और वो कहानी पूरे के पूरे देश में बट रही है और सारे लोग उसे पढ़ने के बाद हवस का नंगा नाच कर रहे हैं और ये बात राजा तक पहुँच गई है। इसीलिए मुझे राजा की तरफ से ऑर्डर मिला है कि मैं मार्किस को ठीक करूँ, इसीलिए अब मैं यहाँ पे उसे सजा देने के लिए आया हूँ। और इतना कहने के बाद अब वो यहाँ पे एक पिंजरा मंगवाता है और कहता है कि अब मार्किस को मैं इतना टॉर्चर करने वाला हूँ कि वो अपने ख्वाबों ख्यालों में भी कभी नहीं लिखेगा। और इतना कहने के बाद वो टॉर्चर की सारी चीजें निकालने लगता है। तब कुलमीर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तब कोलाट कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मार्किस कितना खतरनाक आदमी है। उसने बहुत ही छोटी सी उम्र में एक कत्ल किया था और तब से उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है और उसके जैसे लोग कभी भी ठीक नहीं होंगे, इसीलिए हमें ही उनके दिमाग को ठिकाने पे लाना पड़ेगा। तब कुलमीर कहता है कि आप कुछ भी मत करो, मैं गारंटी लेता हूँ कि अब मार्किस कभी नहीं लिखेगा, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद कोलाट भी रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आज के बाद उसकी कहानी बाहर आई तब इस बार तुम उसे मुझसे नहीं बचा पाओगे। और इतना कहने के बाद कोलाट यहाँ से जाने लगता है। तभी कुलमीर उस किताब को लेकर के पहुँचता है मार्किस के पास और कहता है कि तुम ऐसी कहानियाँ क्यों लिखते हो और आखिर तुम्हारी कहानी बाहर तक कैसे गई। तब मार्किस कहता है कि तुम मेरी कहानियों को कभी भी नहीं रोक पाओगे। तब इन बातों को सुनने के बाद कुलमीर बाहर चला जाता है और उसे फिर से कोलाट मिलता है। तब वो उसे कहता है कि मार्किस समझ चुका है, इसीलिए कोलाट पहुंचता है एक अनाथ आश्रम में और यहाँ पर हम एक नन से बात करते हुए देखते हैं कोलाट को। तभी वो नन उसे एक लड़की के पास लेकर के जाती है जिसका नाम है सिमोन और हमें पता लगता है कि कोलाट इस लड़की से शादी करने वाला है। लेकिन ये लड़की हमेशा ही नन के साथ रही हुई है, इसलिए इसे मर्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता और न ही उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता है, क्योंकि वो हमेशा ही इन चार दीवारी के पीछे रही है। लेकिन अब कोलाट उसे लेकर के जाने लगता है और जल्दी वो पहुंचती है कोलाट के बंगले में और जब वो रात में सो रही होती है तभी उसके पास कोलाट आता है और कहता है कि वहाँ पे उन लोगों ने तुम्हें नहीं सिखाया कि रात में पति को कैसे खुश करते हैं। और इतना कहने के बाद वो सिमोन के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन सिमोन को इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो डरी सहमी सी रहती है। लेकिन अब पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि कोलाट ने एक बहुत ही जवान लड़की से शादी की है जिसकी उम्र बहुत कम है, इसीलिए सब लोग बातें करते हैं क्योंकि कोलाट एक अधेड़ उम्र का आदमी है। तभी हम मार्किस को देखते हैं जो एक नाटक बना रहा होता है अपने पागल खाने में और अब उसका नाटक तैयार भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्किस को पता लगता है कि इस नाटक को देखने के लिए कोलाट भी आने वाला है, वो भी अपनी पत्नी के साथ, तब वो नाटक का प्लॉट ही बदल देता है और वो यहाँ पे कोलाट की कहानी दिखाने लगता है कि कोलाट अपनी पत्नी के साथ कैसे इंटीमेट होता है और कोलाट की उम्र ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आती हैं। और जब कोलाट इस नाटक को देखता है तब वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है, लेकिन बाकी लोग इस नाटक को देख करके बहुत हंसते हैं। तभी यहाँ पर हम बुचोन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं और ये भी एक पागल है, लेकिन ये देखने में एक दैत्य की तरह है। और जब बुचोन यहाँ पे मैडलिन को अकेला देखता है तब वो उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है, इसीलिए मैडलिन उसका चेहरा जला देती है। तब सारे लोग मैडलिन के पास आते हैं और ये नाटक बीच में ही रुक जाता है। लेकिन अब कोलाट बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो कुलमीर को कहता है कि जल्दी ही हमें सजा देनी पड़ेगी मार्किस को, वरना वो अपनी गंदगी ऐसे ही हर जगह फैलाता रहेगा। इसीलिए अब कुलमीर पहुँचता है मार्किस के पास और उसे सारे के सारे पंख ले लेता है जिससे वो अपनी कहानियों को लिखता है और उसके साथ साथ इंक भी। तब मार्किस उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मेरे पंख मुझे दे दो वरना मैं कैसे लिखूंगा। लेकिन कुलमीर उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि यही तुम्हारे लिए ठीक है। और इतने कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी यहाँ पे मार्किस की पत्नी आती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने आप को मुसीबत में ना डाले क्योंकि जल्दी उसे टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन मार्किस यहाँ पे अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पंख चाहिए ताकि मैं कहानी लिख सकूं। और इतना कहने के बाद वो अपनी पत्नी की बेइज्जती करने लगता है। तब उसकी पत्नी उसे बार बार समझाती है, लेकिन हमें पता लगता है कि मार्किस के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है उसकी कहानियाँ और वो कभी भी अपनी पत्नी को तवज्जो नहीं देता। इसीलिए उसकी पत्नी गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है और जाकर के मिलती है कोलाट से और कहती है कि मेरे पति बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसीलिए आप जैसे चाहे उन्हें ठीक कर सकते हैं, अगर उसमें उनकी जान भी चली जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। तब कोलाट कहता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे कितने ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम मार्किस जैसे सनकी को ठीक कर सके। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं इतनी अमीर महिला नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तब कोलाट कहता है कि जब मार्किस की कहानियाँ बिकती हैं और उससे पैसे आते हैं तब वो सारे पैसे कहाँ जाते हैं। तब मार्किस की पत्नी कहती है कि मैं इन पैसों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करती। तब कोलाट कहता है कि वही सारे पैसे तुम मुझे दे दो, तब कहीं मैं तुम्हारे पति को ठीक कर पाऊंगा। और मार्किस की पत्नी भी मान जाती है। तभी हम मार्किस को देखते हैं जो अब धीरे धीरे पागल हो रहा है
है क्योंकि उसे कैसे भी पंख चाहिए। तभी उसके सामने खाना परोसा जाता है और जब वो चिकन खा रहा होता है तभी उसे यहाँ पे चिकन की हड्डी मिलती है और वो अपने सामने शराब देखता है। तब उसके दिमाग में आइडिया आता है। फिर वो चिकन की हड्डी और शराब से लिखना शुरू करता है और अपने पूरे के पूरे बेडशीट पे कहानी लिख देता है और सुबह सुबह उस कहानी को दे देता है मैडलिन को। और मैडलिन इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार फिर से एक कहानी लिखती है यहाँ पे मार्किस ने। इसीलिए मैडलिन उन सारे कहानियों को लिखने लगती है पन्नों पे और वो कहानियां भी बाहर चली जाती है। और जब एक और कहानी बाहर आती है तब इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे कोलाड पागल हो जाता है और वो हर जगह ढूंढने लगता है कि आखिर इसकी कहानी बाहर कैसे गई। तभी उसे लाल रंग नजर आता है कपड़े धोने वाले टब में और वो समझ जाता है कि यह वाइन का रंग है। फिर वो सारे के सारे बेडशीट को देखने लगता है और वहाँ पर उसे कहानी भी नजर आ जाती है। लेकिन मैडलिन इस बात से मुकर जाती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब कोलाड यहाँ पे कुलमीर को डांटता है और कुलमीर गुस्से में पहुँचता है मार्किस के कमरे में और वो यहाँ पे एक भी चीज नहीं छोड़ता। वो उसका पूरा का पूरा कमरा खाली कर देता है और अब मार्किस को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि वो बिना लिखे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर मार्किस यहाँ की कांच तोड़ता है और फिर अपने खून से लिखने लगता है अपने कपड़ों पे और सुबह सुबह वो मैडलिन को पूरी कहानी दिखाता है। तब मैडलिन बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। तभी यहाँ पे कुलमीर आ जाता है और उसे भी ये सारे कपड़े दिख जाते हैं। इसीलिए वो आग बबूला होने लगता है और वो एक एक करके मार्किस के सारे कपड़े उतरवाने लगता है। तभी हम बाहर कोलाड को देखते हैं जिसे मैडलिन पे शक हो गया है। इसीलिए वो मैडलिन को सजा दे रहा है और मैडलिन पे अब कोड़े बरसाए जा रहे हैं। तभी यहाँ पे कुलमीर आ जाता है और वो मैडलिन को हटा देता है और कहता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ, इसीलिए अगर सजा देना है तो मुझे सजा दो। तब कोलाड इन चीजों को देख करके रुक जाता है और इन दोनों को छोड़ देता है। तभी हम सिमोन को देखते हैं जो जाती है किताबों की दुकान में और वो यहाँ से मार्किस की किताब खरीदती है और वो हर वक्त उन किताबों को पढ़ने लगती है। तब उसे संभोग को लेकर के एक नया नजरिया पता लगता है और वो दिन भर इन्हीं ख्यालों में खोने लगती है। तभी कुलमीर बात करता है मैडलिन से और कहता है कि तुम आखिर मार्किस की मदद क्यों करती हो। तब मैडलिन बताती है कि उसकी कहानियाँ अलग होती है। उसकी कहानियों में सिर्फ संभोग नहीं होता बल्कि उसमें पूरी की पूरी जिंदगी होती है। तभी हम सिमोन को देखते हैं जो एक असिस्टेंट से बात कर रही होती है और वो उसे वही किताब देती है। लेकिन इस किताब को देखने के बाद वो चौंक जाता है और कहता है कि अगर किसी को भी इस बारे में पता लगा तब हमें बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन सिमोन कहती है कि तुम्हें इन कहानियों को पढ़ना चाहिए। तब वो कहता है कि इन कहानियों को पढ़ के क्या फायदा, ये तो सिर्फ थ्योरी है, अगर तुम चाहो तो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और इन बातों को सुनने के बाद अब सिमोन भी इस लड़की के करीब आने लगती है। तभी रात में मैडलिन पहुंचती है कुलमीर के पास और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। तब कुलमीर कहता है कि मैं एक पादरी हूँ और मुझे अनुमति नहीं है कि मैं ये सब करूँ, लेकिन जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उससे कई गुना ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ और मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूँ। इस पागल खाने की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है, इसीलिए मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से बाहर भिजवा दूंगा। लेकिन मैडलिन कहती है कि वो कहीं नहीं जाना चाहती। तभी हम सिमोन और उस लड़के को देखते हैं और ये दोनों निश्चय करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन भागने से पहले वो एक लेटर लिखते हैं। तभी लेटर मिलता है कोलाड को और कोलाड गुस्से में पहुँचता है सिमोन के कमरे में। तभी उसे वहाँ पे मार्किस की कहानी नजर आती है और कोलाड समझ जाता है कि ये सब कुछ उसकी कहानी की वजह से हुआ है, क्योंकि मार्किस की कहानियों ने सिमोन के अंदर हवस भर दिया था। इसीलिए वो एक जवान लड़के के साथ भाग गई। इसीलिए अब कोलाड आग बबूला होने लगता है और वो दिन रात मार्किस को टॉर्चर करने लगता है और दिन प्रतिदिन मार्किस की हालत खराब होने लगती है। और इस चीज को देखने के बाद अब मैडलिन भी परेशान होने लगती है और वो मार्किस के पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है, मुझे अभी के अभी एक कहानी सुनाओ। तब मार्किस कहता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तब मैडलिन रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारी कहानियों के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तब मार्किस कहता है कि आज रात में मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं और जैसे ही रात होती है मार्किस अपने बगल वाले को कहानी बताता है और वो अपने बगल वाले को बताता है और ऐसे करते करते ये कहानी पहुँचती है मैडलिन के पास और एक दूसरे से बात करने के लिए इन लोगों ने दीवारों के बीच में छेद कर रखा है। तभी एक पागल को यहाँ पे मोमबत्तियाँ दिख जाती हैं और वो उन मोमबत्तियों को उठा लेता है और उससे अपने सेल में आग लगा देता है। इसीलिए जल्दी यहाँ पे गार्ड चले आते हैं और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और हम देखते हैं कि मैडलिन के बगल वाले सेल में कोई और नहीं बल्कि बुजोन था, जो अब दरवाजा तोड़ के मैडलिन के पास चला आता है और वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तब वो चिल्लाने लगती है और कुलमीर भी उसकी आवाज सुन लेता है, इसीलिए वो भागता हुआ आता है उसके पास। तब तक बुजोन यहाँ पे मैडलिन को मार चुका होता है और उसने उसके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इसीलिए अब मैडलिन की मौत के बाद कुलमीर टूटने लगता है। तब कोलाड उसके पास आता है और कहता है कि ये सब कुछ मार्किस की कहानियों की वजह से हुआ है। इसीलिए कुलमीर गुस्से में पहुंचता है मार्किस के पास और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से मैडलिन मारी गई। तब मार्किस यहाँ पे कुलमीर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसे चाहते थे, लेकिन वो मुझे चाहती थी, इसीलिए हम बहुत बार इंटीमेट होते थे। तब इन बातों को सुनकर कुलमीर कहता है कि हमने उसका पोस्टमार्टम किया था, जिससे हमें पता लगा था कि वो अभी तक वर्जिन थी। और इतना कहने के बाद वो मार्किस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी उसे चाहते थे। तब इन बातों को सुनने के बाद मार्किस रोने लगता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि मैडलिन उसकी वजह से मरी है। तब कुलमीर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पे जबान कटवा देता है मार्किस की और उस कटे हुए जबान को लेकर के जाता है अब कोलाड के पास। तब कोलाड भी खुश हो जाता है। तभी रात में ये लोग फिर से बुलाते हैं कुलमीर को
और कुलमीर जब सेल में जाता है मार्किस के, तब वो देखता है कि मार्किस ने अपने खून से फिर से एक कहानी लिख दी है और वो दर्द से करा रहा है। इसीलिए अब कुलमीर यहाँ पे मार्किस से बात करने लगता है और वो उसके सामने क्रॉस रखता है और कहता है कि ईश्वर से माफी मांगो अपने पापों के लिए। तभी मार्किस उस क्रॉस को खा लेता है और उसी से उसकी मौत हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद अब कुलमीर टूटने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और मार्किस को नहीं मरना चाहिए था। इसीलिए अब कुलमीर मार्किस को कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद हम यहाँ पे एक नए पादरी को देखते हैं जिसे अब कोलाड यहाँ पे घुमा रहा होता है और हमें ये बात भी पता लगती है कि कोलाड अब मार्किस की सारी कहानियों को पब्लिश करवा रहा है और उनसे बहुत सारे पैसे कमा रहा है और उन्हीं पैसों से अब ये पागल खाना चल रहा है। लेकिन अब कोलाड उस पादरी को घुमाने लगता है और तभी हम एक सेल में यहाँ पे देखते हैं कुलमीर को और हमें पता लगता है कि वो भी पागल हो चुका है और वो भी बिल्कुल मार्किस की तरह कहानियां लिखता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी कहानियों में मार्किस जिंदा रहे। लेकिन कोलाड उससे सारी की सारी चीजें छीन लेता है और अब उसके पास कोई भी पंख नहीं है और ना ही इंक कि वो कोई कहानी लिख सके। तभी यहाँ पे मैडलिन की माँ आती है और वो कुलमीर को पंख देती है और उसके साथ साथ यहाँ पे इंक भी देती है और कुलमीर को याद दिलाती है कि मैडलिन को कैसी कहानियां पसंद थी। इसीलिए उसकी माँ चाहती है कि कुलमीर अब मैडलिन के लिए कहानियां लिखे और कुलमीर ऐसा ही करता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।